हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समृद्ध श्रीवास्तव, लेकर के आया हूं आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास। पूरे अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वही मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूं। एमसीक्यू फॉर्मेट में हम इस क्लास को फटाफट कवर करेंगे और अक्टूबर के सारे करंट अफेयर्स और एक एक करंट अफेयर में आपको समझाता चलूंगा। आप बस लेक्चर को एंड तक देखना जरूर। सितंबर के सारे करंट अफेयर्स भी मैं एक वीडियो में करवा चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब आने वाले टाइम में आपको हर महीने के करंट अफेयर्स, धीरे धीरे हम वीकली भी चालू करेंगे, तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा इस चैनल पे करंट अफेयर्स और जीके के टॉपिक से रिलेटेड रेगुलर शॉर्ट्स अपलोड होते हैं, वो भी काफी लोगों को पसंद आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको उसके बारे में पता लगेगा। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम सीधा आते हैं अपने मुद्दे पे और अक्टूबर के एक एक करंट अफेयर को हम समझते हुए कवर करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहले आप भी अपने लेवल पे इसको अटेम्प्ट करना, उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन सुनना, जिसमें मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ 4 से 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर देके जाऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वॉज रिसेंटली कॉन्फर्ड टू विच एक्टर। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हाल ही में किस अभिनेता को प्रदान किया गया है। सबसे पहले देखते हैं दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अवार्ड के बारे में। पहली चीज तो ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है और इंडियन सिनेमा का सबसे प्रेस्टिजियस और सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। तो इससे स्टैटिक पोर्शन में आपका सवाल बन सकता है कि इस अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी, कौन से ईयर से हुई थी। तो जवाब आपका होगा 1969। एक एक जो मैं बात बताऊंगा अपने आप में क्वेश्चन की फॉर्म में आपको देखने में एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है ये पहली बार किसको दिया गया था, तो ये थी देविका रानी। ये भी स्टैटिक का पार्ट हो गया, देविका रानी। और ये अवार्ड जिनके नाम पे पड़ा है दादा साहेब फाल्के, उनको कहा जाता था क्या, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। क्लियर है। क्यों कहा जाता था, सबसे पहली फीचर फिल्म, सबसे पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म इन्होंने डायरेक्ट करी थी 1913 में। आप लोगों को नाम भी पता होगा, उस मूवी का नाम था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। क्लियर है। अब आते हैं करंट पे। तो अभी पूछा गया है इस साल ये अवार्ड किनको दिया गया है, तो फोटो आपके सामने है, बिल्कुल सही जवाब है वहीदा रहमान। काफी फेमस वेटरन एक्टर हैं ये वहीदा रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What iconic slogan is associated with लाल बहादुर शास्त्री। तो सबको पता है लाल बहादुर शास्त्री जी का ने एक स्लोगन दिया था। ये सवाल करंट में क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि ये अक्टूबर के करंट अफेयर्स है और इनका जन्म दिवस होता है अक्टूबर 2 को। अक्टूबर 2 को महात्मा गांधी जी का भी बर्थ एनिवर्सरी होती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी होती है। ये हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, और 1965 के अंदर जो इंडो पाक वॉर हुआ, इंडो पाक वॉर 1965, उस वक्त भी यही प्रधानमंत्री थे और उन्होंने बड़ा फेमस ये स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। ठीक है, तो इससे आपको स्टैटिक का पार्ट भी कवर हो गया, करंट में इनका बर्थडे गया वो भी मैंने आपको बता दिया, जय जवान जय किसान। अच्छा, एक ऑप्शन है यहाँ पे जय हिंद। तो अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री ढंग से पढ़ा है तो जय हिंद का नारा किसने फेमस किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्लियर है। चलिए फटाफट से क्वेश्चंस कवर करते चलेंगे, काफी कुछ है आज बताने के लिए। Who was elected as the president of Maldives on October 1, 2023? तो मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, उनकी फोटो आपके सामने है। मालदीव्स एक साउथ एशियन आइलैंड कंट्री है, इंडियन ओशन में है। मालदीव्स की कैपिटल अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगी, माले। माले इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स। तो 1 अक्टूबर को ये चुने गए हैं। इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुइजू। डॉक्टर मोहम्मद मुइजू। और थोड़ा इन डेप्थ अगर वो आपसे पूछना चाहेगा एग्जामिनर, तो ये पूछ सकता है कि इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, तो आपका जवाब होगा डॉक्टर इब्राहिम मोहम्मद सोली। ये पहले थे, उसके बाद में अब ये नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने हैं मालदीव्स के। करंट में था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कुछ तो फैक्चुअल होंगे जो आपको बिल्कुल याद रखने ही रखने हैं। अच्छा, अभी ये बिहार के अंदर एक कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ है, तो इसको लेके काफी चर्चा भी रही न्यूज में, और अभी इसको लेके आरक्षण के बारे में भी काफी कुछ चला।
वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो हुआ क्या है कि भैया बिहार में एक सेंसस हुआ है, कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ है। इसकी फाइंडिंग्स कहती हैं कि बिहार के अंदर अभी करंट पॉपुलेशन इज मोर देन 13 करोड़। सवाल में यह पूछ रहा है कि 13 करोड़ लोगों में से इनमें से कौन से ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा पाए गए हैं। तो जवाब है आपका एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग। और अत्यंत पिछड़े वर्ग के कितने प्रतिशत लोग हैं पूरी आबादी में, तो ये है तकरीबन 4 करोड़ 70 लाख, जो कि 36% के अप्रोक्स बनता है, 36%। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा बताया मैंने, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। उसके बाद में आता है नंबर बैकवर्ड कास्ट का, यानी पिछड़े वर्ग का। और पिछड़े वर्ग की मैं बात करूं तो 27% इनकी आबादी है, 27%। अब मैं बात करूं अनरिजर्व्ड और जनरल कैटेगरी की, तो बिहार के अंदर जनरल कैटेगरी के 15% लोग हैं जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है। और अगर मैं मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करूं तो 15 से 17% के बीच में वो वेरी करता है। क्लियर। अब बिहार की मैंने बात करी तो बिहार की राजधानी सबको पता है, पटना। बिहार के सीएम कौन है? देखिए एग्जाम में मैं जानता हूं आप लोगों को सब कुछ पता है, पर क्या है ना, चीजें बार बार करने से रिवाइज होती रहती हैं। तो बिहार के सीएम और गवर्नर, जो भी स्टेट आएगी उसका सीएम गवर्नर मैं आपको जरूर बताता चलूंगा साथ साथ। तो सीएम तो सबको पता है, नीतीश कुमार, जेडीयू के नीतीश कुमार। अब बात आती है गवर्नर कौन है बिहार के, तो गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर, राजेंद्र आर्लेकर। क्लियर। तो इस क्वेश्चन से ये इंफॉर्मेशन हमने एक्सट्रैक्ट करनी थी, वो हमने कर लिया। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा स्पीड में रहेगा सेशन, अगर मैं बहुत इन डेप्थ जाता गया तो एक क्वेश्चन काफी समय किल कर देगा। हमारा मकसद है सारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट जो है रिवाइज कर लेने, ठीक है। Who were jointly awarded the 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine for their work on messenger RNA technology? अभी इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। देखिए नोबेल प्राइज जो होता है दुनिया का सबसे जाना माना अवार्ड है, और नोबेल प्राइज से कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे नोबेल प्राइज की शुरुआत कब से हुई थी? कब से हुई थी नोबेल प्राइज की शुरुआत? तो नोबेल प्राइज 1901 से दिए जा रहे हैं, 1901 से। नोबेल प्राइज का नाम उस समय के फेमस केमिस्ट और साइंटिस्ट कौन? एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे पड़ा। अब आपसे पूछ सकता है एल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज की डिस्कवरी करी थी? तो एल्फ्रेड नोबेल ने करी थी डायनामाइट की डिस्कवरी, और मरने से पहले इन्होंने अपनी सारी धन संपत्ति इस अवार्ड के नाम कर दी थी। और उस जमाने में 1901 में ये अवार्ड कुल मिला के 5 फील्ड्स में दिए जाते थे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। अब आप कहेंगे इकोनॉमिक्स का प्राइस कहां गया? इकोनॉमिक्स का प्राइस शुरुआती दौर में नहीं था। इकोनॉमिक्स का प्राइस ऐड हुआ है कब? 1969 में। किस नाम से? स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्राइस के नाम से इकोनॉमिक्स का प्राइस शुरू हुआ नोबेल में। तो ये तो हो गई इसकी स्टैटिक इंफॉर्मेशन। अब आते हैं करंट सिनेरियो में। तो ये नाम आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। कौन से नाम? सबसे पहले तो इसने पूछा है मेडिसिन का। तो मेडिसिन की फील्ड में जिनको दिया गया है वो है कैटलिन कैरिको, एंड्रयू वाइसमैन। ये इनकी फोटो है, आई होप आपको क्लियरली दिख रही होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेरे से पूछ सकते हो। इनको किस लिए मिला है? देखिए अगर मैं इनकी फील्ड जिस वजह से इनको मिला है वो एक्सप्लेन करने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, पर इतना आपको आइडिया जरूर हो जाएगा। आपको नाम याद रखना है। देखिए कैटलिन कैरिको, एंड्रयू वाइसमैन। mRNA होता है ना, उसमें मॉडिफिकेशंस इन्होंने खोजी हैं जो कि कोविड-19 के टाइम पे भी वैक्सीनेशन में काम आई थी, ठीक है। तो कोविड-19 से इनको काफी मदद मिली थी इस टाइम पे। कैटलिन कैरिको एंड ड्री वाइसमैन, इनको मिला है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। ये आपके सामने मैंने पूरा चार्ट लगा दिया, तो एक बार इसे भी रिवाइज कर लेते हैं। आगे क्वेश्चंस के थ्रू भी हम इसको रिपीट करते चले जाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज अगर दिए गए हैं तो जरूर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेडिसिन की फील्ड में मैंने आपको बताया कैटलिन कैरिको और ड्रू वाइसमैन। किसमें? mRNA वैक्सीन के अंदर बता दिया। फिजिक्स के अंदर दिया गया है पियरी एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस एंड एनी एल ह्यूलियर। 3 लोगों को मिला है ये। और मैटर के अंदर मतलब जो एटम होता है उसके अंदर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करने के एक तरीके से इन्होंने तरीका जो है वो इन्होंने इन्वेंट किया, इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो मोंगी बाविंडी,
लुई ब्रूस एंड एलेक्सी एकिमोव, इन्होंने करा है क्वांटम डॉट्स पे डिस्कवरी। ठीक है, आप ये बेसिक हेड्स याद रखेंगे। केमिस्ट्री में क्वांटम डॉट्स हो गया, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हो गया फिजिक्स में, और mRNA से रिलेटेड हो गया फिजिक्स में, सॉरी केमिस्ट्री में। क्लियर। और लिटरेचर जॉन फॉसे हैं, पीस में नरगिस मोहम्मदी काफी फेमस हुई हैं, इनके बारे में भी आगे क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। इकोनॉमिक्स के अंदर क्लोडिया गोल्डन, इन्होंने जेंडर गैप, लेबर मार्केट में जेंडर गैप मतलब कि मेल फीमेल की जो इनकम है, जो पे गैप है इतना ज्यादा क्यों होता है, उसके ऊपर रिसर्च करी, और इकोनॉमिक साइंसेज में क्लोडिया गोल्डन। तो एक बार तो हमने पढ़ लिया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे आगे। ठीक है, पूछा है इसमें कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसको मिला है, किनको मिला है एटो सेकंड पल्सेस ऑफ लाइट, वो इलेक्ट्रॉन वाली थ्योरी के लिए। तो ये हैं पियरे एगोस्टिनी, फेरेंग क्रॉस एंड एनी एल ह्यूलियर। अब ये नाम सुनने में बड़े ऑड लग रहे होंगे, पर आप क्या करोगे, आप मेरी वीडियो देखोगे, आपको ये नाम बार बार सुनने को मिलेंगे, और अगर आप इसे लिख लेते हो एक बार अपने हाथ से तो पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। वहां एग्जाम में आपके सामने 4 ऑप्शन आने, तो एलिमिनेशन मेथड से आप आराम से लगा सकते हो, एक आइडिया हो जाएगा, आपने नाम सुना होगा। क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज याद रखेंगे आप। चलिए, अब बात हो रही है एक और बढ़िया इवेंट की, जो कि है एशियन गेम्स। अगर आपने मेरा सितंबर वाला वीडियो देखा है तो उसके अंदर मैंने एशियन गेम्स से रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए थे। एक बार और थोड़ी थोड़ी चीजें बता देता हूं, जैसे कि अभी जो एशियन गेम्स हुए हैं, ये 2023 वाले कौन सा एडिशन था, कौन सा संस्करण था इसका, तो ये 19th एडिशन हुआ है। कौन सा एडिशन हुआ है, 19th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स। हर 4 साल में एक बार होते हैं। पहले एशियन गेम्स जो फर्स्ट एडिशन था वो कहां पे हुआ था, तो वो नई दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली, क्योंकि इंडिया में हुआ था तो इंपॉर्टेंट है। और 19th एडिशन की मैं बात करूं जो 2023 में हुआ है, तो ये कहां हुआ है, तो ये चाइना के हंगजाऊ शहर में हुआ है। हॉन्गजाऊ के अंदर एशियन गेम्स इस बार कंडक्ट हुए हैं। और 18th एडिशन जो 19 से पहले वाला था, 18th कहां हुआ था, जकार्ता में हुआ था। ये क्वेश्चन बन जाएंगे पेपर में, आपको ध्यान रखनी है, एक बात पे जो मैं बातें बता रहा हूं सब माइंड में रखनी है आपको। और 20th जो अब आने वाला एशियन गेम्स होगा वो कहां होगा, तो वो होगा भैया टोक्यो के अंदर। तो ये तो हो गई वेन्यू से रिलेटेड बातें कुछ। अब इस बार इंडिया का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा है, इंडिया 4th आया इस बार, सबसे बेहतरीन प्रदर्शन आज तक का इंडिया का एशियन गेम्स में इस बार आया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 डिजिट के अंदर हमारी मेडल टैली में नाम आया। कितने मेडल जीता इंडिया, 107 मेडल इंडिया जीता है। 107 में अगर मैं बाइफरकेट कर दूं आपके लिए तो 28 तो गोल्ड मेडल हैं, उसके अलावा 38 हैं सिल्वर मेडल और 41 है आपके ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन करा है इंडिया ने। 4th आया इंडिया, पहले नंबर पे आई है चाइना, तो रैंकिंग भी पूछ सकता है। 1st चाइना, 2nd जापान, 3rd कोरिया और फिर 4th पे आया हमारा भारत। ठीक है, और इसमें सहयोग दिया है एक गोल्ड मेडल कौन लेके आए, वुमेन्स की बात हो रही है, वुमेन्स की 5000 मीटर रेस, ट्रैक एंड फील्ड की जो रेस होती है 5 किलोमीटर की, उसमें गोल्ड मेडल जीता है पारुल चौधरी ने। किन्होंने जीता है, पारुल चौधरी ने। तो आपसे यूं भी सवाल बन सकता है, पारुल चौधरी इनमें से कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, इस तरीके से घुमा के पूछ सकता है। उसके अलावा एक मैं आपको बताता हूं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये जैवलिन थ्रो से। अब जैवलिन थ्रो में हमारे स्टार नीरज चोपड़ा, उन्होंने तो गोल्ड लाना है, उनका फिक्स है। उसके अलावा इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन वुमेन, पहली ऐसी भारतीय महिला जिन्होंने गोल्ड जीता है एशियन गेम्स के अंदर जैवलिन थ्रो में, तो ये है अन्नू रानी। कौन है, अन्नू रानी। ये है इनकी इमेज आपके सामने, इन्होंने भाला फेंका था तकरीबन 62 से 63 मीटर दूर पे, तो बहुत बड़ी बात है ये। अन्नू रानी ने इस बार गोल्ड, इनको भी मिला है एशियन गेम्स में। क्लियर है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कितनी सारी चीजें कवर हो गई यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा चीजों को धीरे धीरे करके मैं आपके दिमाग में फीड कर दूंगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023? किस संस्था ने इंडिया एजिंग शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, रिपोर्ट 2023? अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट आई है, तो पूछ रहा है ये जो रिपोर्ट निकाली है ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली है? तो इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे हाथ है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का। मैटरनिटी और जो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है उसके अवेयरनेस फैलाने के लिए ये यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड।
इसको बोला UNFPA जाता है, ठीक है। साथ ही एक और ऑर्गेनाइजेशन थी इसके, कौन सी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस। ये मैं बोल रहा हूं, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पॉपुलेशन साइंसेज। मात्र एक लेक्चर में सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो मुश्किल से मुश्किल आपके 2-3 पेजेस यूज होने हैं। अगर आप मेरे ऐसे मंथली करंट अफेयर्स की एक सीक्वेंस बना लेते हो तो आपको खुद इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और साथ साथ स्टैटिक जीके भी कवर होती जाएगी, ठीक है ना। तो IIPS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पॉपुलेशन साइंसेज और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, क्लियर है। अब बात आती है कि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने समझ आ गया कि ये रिपोर्ट निकाली है, इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या कह रही हैं। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 की कुछ फाइंडिंग्स आई हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि 2050 तक भारत में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो एल्डर पीपल हैं, जिनकी उम्र 60+ है, उनकी जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन की 20% हो जाएगी, यानी काफी ज्यादा। 20% बहुत होता है, तो 20% टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा होंगे हमारे देश के बुजुर्ग लोग, जो एक अच्छी बात भी, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होती जा रही हैं धीरे धीरे। इसके पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो एक तो ये, दूसरी चीज ये 2046 तक, ये इसी रिपोर्ट के अंदर आया है कि 2046 तक जब हमारे देश में उस टाइम पे जो चिल्ड्रन की पॉपुलेशन होगी, चिल्ड्रन बोले तो जिनकी उम्र 15 साल से कम होती है, 15 ईयर्स से बिलो, इनकी पॉपुलेशन से भी ज्यादा पॉपुलेशन बुजुर्ग लोगों की हो जाएगी, यानी जो एल्डर पीपल हैं जिनकी उम्र 60+ है, तो इनकी पॉपुलेशन चिल्ड्रन से ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर फाइंडिंग्स है आप पढ़ सकते हो इंटरनेट पे। अभी आपको इतनी चीजें समझनी है, ये रिपोर्ट ऐसे आई, ये इस ऑर्गेनाइजेशन ने दी। अब इसमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मैंने जिक्र किया, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? जब भी हम कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुनते हैं उसी वक्त रिवाइज कर डालो उसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर, क्लियर, 1969। उसका हेडक्वार्टर कहां होगा? न्यूयॉर्क के अंदर, जहां पे यूनाइटेड नेशंस का भी है। साथ ही इनके जो हेड हैं अभी करंट, उनका नाम क्या है? नटालिया कैनेम। ये सब अपने आप में एक एक सवाल के तरीके से पूछे जा सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं आगे, चलिए। आपको अगर स्पीड स्लो लगे तो आपके पास फीचर है, आप प्लेबैक स्पीड बढ़ा सकते हो, कम तेज लगे तो उसको स्लो करके देख सकते हो। अपनी सुविधा के हिसाब से इस लेक्चर को आपने बस घोट के पी लेना, क्योंकि आपको खुद इसका फर्क दिखेगा। खूब सारे क्वेश्चन आपको समझ में आने वाले हैं। Which state has achieved 100% open defecation free plus coverage under the flagship स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 प्रोग्राम recently? जो ये शौच मुक्त स्टेटस है, अभी फिलहाल कौन सी ऐसी स्टेट है जिसको 100% जो है शौच मुक्त बना दिया गया? अब देखिए, ओडीएफ जो कैटेगरी होती है ओपन डेफिकेशन फ्री, इसमें भी कई सारी चीजें होती है। एक होती है सिर्फ ओडीएफ, एक होती है ओडीएफ प्लस। तो ये ओडीएफ प्लस की बात हो रही है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ओडीएफ प्लस क्या है? तो देखिए, ओडीएफ प्लस में क्या होता है, ओडीएफ प्लस में शौच मुक्त तो हो ही गया वो राज्य, साथ ही साथ ये अपने सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे भी काम करते हैं। ये भी अच्छा है इनका, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, क्लियर। जहां पे सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात आ गई तो ओडीएफ प्लस स्टेटस। सवाल है कौन सी ऐसी स्टेट है? तो नाम आपको पता लग गया होगा, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। इकलौती ऐसी स्टेट नहीं है, ये 11th ऐसी स्टेट है। इंडिया के अंदर कुल 11 राज्य हैं जिनको ओडीएफ प्लस का रिकॉग्निशन मिल चुका है। उत्तर प्रदेश के कुल मिला के 96,000 विलेजेस, टोटल नंबर ऑफ विलेजेस बता रहा हूं, इनको ओडीएफ प्लस का दर्जा इस साल दिया गया है, ठीक है। पूरे देश में अगर मैं बताऊं तो 4.5 लाख, 4.4 या 4.5 लाख विलेजेस ऐसे हैं जिनको ओडीएफ प्लस घोषित कर दिया गया है, और ये कुल मिला के 75% बनते हैं पूरे देश का, ठीक है। अभी भी 25% विलेजेस रह गए हैं। और ये जो 11 स्टेट्स हैं जिनको ओडीएफ प्लस का टाइटल मिला है, इसमें सबसे बड़ी स्टेट है उत्तर प्रदेश। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस साल के शुरुआत में यूपी का बहुत बुरा हाल था।
मात्र 15 से 16,000 विलेजेस ऐसे थे जिनको ODF प्लस का दर्जा मिला हुआ था। फिर पता नहीं 9 महीने में इन्होंने काफी मोमेंटम बढ़ाया और 96,000 विलेजेस को ODF प्लस घोषित किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सीएम आपके सामने है आदित्यनाथ, और गवर्नर कौन है उत्तर प्रदेश की, तो आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। क्लियर है? तो ये सारी चीजें, छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं आपको बीच में बता रहा हूं, वो आपसे हो सकता है कि वन लाइनर्स की फॉर्म में भी पूछ सकता है और स्टेटमेंट वाले फॉर्म में भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे मैंने फाइंडिंग्स के बारे में बताया कि 2050 तक कितनी हो जाएगी, इस क्वेश्चन में मैंने बताया इतने विलेजेस ODF प्लस हैं, इतने नहीं है। तो अगर आपका थोड़ा एडवांस क्वेश्चन बनाएगा तो स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, पर आप ध्यान से देखेंगे लेक्चर तो बिल्कुल आप लगा पाएंगे वहां पे। सॉरी। 2023 के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 3 वैज्ञानिक कौन है? तो नोबेल प्राइजेस मैंने आपको बताया, फिजिक्स बता दिया और मेडिसिन हो गया, केमिस्ट्री के रह गए थे। तो केमिस्ट्री के वहां टेबल में अगर आपने ध्यान दिया हो तो मौंगी जी बाविंडी, लुई ई ब्रूस एंड एलेक्सी एक्कीमोव। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म्स में भी याद रख सकते हो, MGB, LEB, AEK ऐसे बना सकते हो, तो आपके दिमाग में रहेगा कि कुछ ऐसे मिलते जुलते नाम हैं। अगर पूछ ले किस फील्ड में दिया गया तो एक वर्ड याद रखना, क्वांटम डॉट्स। मतलब दिया तो केमिस्ट्री में गया है, पर किस चीज में डिस्कवरी इन्होंने करी? क्वांटम डॉट्स के अंदर। तो फिजिक्स डन, मेडिसिन डन, केमिस्ट्री भी बता दिया गया है। चले आगे। Which country hosted the annual IAEA General Conference in 2023? अब एक IAEA की जनरल कॉन्फ्रेंस हुई है, उससे पहले ये जानते हैं कि IAEA क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। क्या क्या बताया था? इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1957। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है हेडक्वार्टर, तो वियना ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया हेडक्वार्टर भी मिल गया। ठीक है, इनके अभी करंट हेड राफेल ग्रोसी। ये तो हो गया इसका स्टैटिक पार्ट। अब इनका एक कॉन्फ्रेंस हुआ, 67th कॉन्फ्रेंस था, ये एनुअल कॉन्फ्रेंस इनका होता है, ठीक है, जहां पे इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग होती है। और इस मीटिंग के अंदर एक्चुअल में IAEA का काम है न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसका पीसफुल यूज हो, उससे रिलेटेड ये अवेयरनेस फैलाते हैं। सारी कंट्रीज जो हैं इसके अंदर हैं। कौन कौन सी कंट्रीज, मतलब टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं इसमें? 178। ये ध्यान रखना, 178 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ IAEA। इंडिया भी थी इस कॉन्फ्रेंस में। सबसे बड़ी बात ये हुआ कहां? जहां पे इसका हेडक्वार्टर है वहीं होता है, ऑस्ट्रिया के अंदर। तो ये आप याद रखना। इंडिया का जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, उन्होंने इसमें उनके जो करंट चेयरमैन है अजीत कुमार मोहंती नाम है उनका, अजीत कुमार मोहंती, हाँ जी। तो जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो वो जो है उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भारत प्लान कर रहा है 22 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी बनाने की। तो बहुत बड़ा कदम है, 22 गीगावाट आप इमेजिन करके देखिए कितना है। तो ये है सारा सिनेरियो IAEA के बारे में। क्लियर है? अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो मैं फिर से आपको कह रहा हूं, कमेंट सेक्शन इज ओपन। आप बिल्कुल लेक्चर को शेयर भी कीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो, और पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए साहित्य में 2023 नोबेल पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया? मतलब लिटरेचर का नोबेल प्राइज किनको मिला है? इनके प्लेज और प्रोज राइटिंग की वजह से मिला है। एक नॉर्वे के नॉर्वेजियन ऑथर हैं जिनका नाम है जॉन फॉसे। ये इनकी इमेज है, जॉन फॉसे। ये पूछ सकता है कौन सी कंट्रीज हैं? नॉर्वे। क्लियर? तो इसमें एज इट इज याद रखना है, फैक्ट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एशियन गेम्स। हाँ जी, तो मिक्स डबल्स पेयर, मिक्स डबल्स होता है बैडमिंटन में, तो मिक्स डबल एक पेयर है जिसने की चाइनीज तेपाई पेयर एन शो लिंग और सुंग हाओ हुआंग
चाइनीज नाम है तो ऐसे ही होंगे। तो ये दोनों की जोड़ी थी, इनको हराया है फाइनल्स के अंदर हमारे इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स ने। और वो जोड़ी किस किस की है, कहां पे हुआ है, एशियन गेम्स बताया हंजाऊ में। तो रोहन बोपन्ना एंड ऋतुजा भोसले, ठीक है। ये दो नाम आपको याद रखने हैं, एग्जामिनर इनका नाम देके पूछ सकता है कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। रोहन बोपन्ना तो काफी लोगों ने सुना होगा, ऋतुजा भोसले भी आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच इज द सेकेंड, ऑप्शन इसमें ऐसे आ रहे हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं। सेकेंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट आफ्टर अरुणाचल प्रदेश टू इंट्रोड्यूस ई कैबिनेट सिस्टम। अब आपको ई कैबिनेट सिस्टम समझ रहे हैं आप, कि कैबिनेट जो मंत्रिमंडल है उसकी जो मीटिंग होगी, जो मीटिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में है, ठीक है, ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करी गई है। और ये ई कैबिनेट सिस्टम, ये पहली स्टेट नहीं है इंडिया में जिसने इंट्रोड्यूस करी है। ई कैबिनेट आप सोच के देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक मोड पे इतनी हाई लेवल की मीटिंग हो रही है, ठीक है, बड़े बड़े मंत्री बैठे हैं, तो उनकी सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा सिक्योर और पावरफुल सॉफ्टवेयर चाहिए इसके लिए। तो ये जो सॉफ्टवेयर है जिसपे ये मीटिंग होती है, वो सॉफ्टवेयर अगर पूछ ले किसने बनाया है, तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने बनाया है। और जब इस पोर्टल पे मीटिंग होती है तो देखिए पेपर वर्क बचा, ठीक है, फ्यूल बचा, मैन पावर बची, उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी रहती है। तो बहुत सारे फायदे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग आप करते हैं ना, मीटिंग करते हैं ऑनलाइन, तो ये कैबिनेट लेवल की मीटिंग है तो उनका पोर्टल थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है। तो ये ई कैबिनेट सिस्टम, सवाल है कि नॉर्थ ईस्टर्न ऐसी कौन सी स्टेट है अरुणाचल प्रदेश के बाद जिसने ई कैबिनेट जो है इंट्रोड्यूस किया है। तो अब मैं बात करूं तो कुल मिला के देखिए 4 स्टेट्स ऐसी हैं जहां ई कैबिनेट ऑलरेडी चल चुका है। 4 स्टेट कौन कौन सी हैं, एक तो उत्तर प्रदेश, एक उत्तराखंड, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट में इसने लिखी दिया अरुणाचल प्रदेश, और आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट इज त्रिपुरा। आई होप आपको ई कैबिनेट अब समझ में आ गया। त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। ये है त्रिपुरा के सीएम जिनका नाम है मानिक साहा, मानिक साहा। और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर का नाम है, मैं यहां लिख देता हूं, गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी। क्लियर। साथ साथ गवर्नर सीएम तो आप रिवाइज करते ही रहिए क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के सवाल भी काफी बन जाते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक सेकंड बस। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री इज अंडरटेकिंग अ प्रोजेक्ट टू क्रिएट द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेजर कॉल्ड वल्कन 2020। कमाल के एक लेजर बना रहा है, कौन बना रहा है, पहले वल्कन 2020 के बारे में बता दूं तो ये इतनी पावरफुल लेजर है, इतनी पावरफुल लेजर है कि सूरज की रोशनी से भी मिलियन बिलियन टाइम्स पावरफुल ये लेजर बनाई जा रही है। ये क्यों बनाई जा रही है, एक तो ये क्लीन एनर्जी बनाएगी, ठीक है, क्लीन एनर्जी बनाएगी, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, जो कि क्या, ये देखिए ये है, यही इमेज मिला मेरे को इसका, तो थोड़ा आप समझ लीजिए कि वल्कन 2020 एक लेजर है जो क्लीन एनर्जी बनाएगी, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा इसमें, और ये कैंसर ट्रीटमेंट में भी काम आएगी। तो काफी फायदा भी होगा इसका सोसाइटी को कैंसर ट्रीटमेंट में। क्लियर है। इसके ऊपर लागत टोटल पता है कितनी लग रही है, 85 मिलियन पाउंड्स, 85 मिलियन पाउंड्स, तकरीबन अगर इंडियन रुपी में इसको डालूं तो 800-900 करोड़ रुपया हो गया। तो इतनी महंगी लेजर बनाई जा रही है तो इसके फायदे भी काफी होंगे। और ये बना कौन रहा है, तो ये यूके, यूनाइटेड किंगडम है इसके पीछे। यूके की कैपिटल सबको पता है लंदन। यूके के प्राइम मिनिस्टर सबको पता है हमारे जमाई बाबू कौन, ऋषि सुनक। बाकी वहां पे मोनार्की है तो मोनार्क कौन है, चार्ल्स 3 वहां के मोनार्क है। क्लियर। तो ये सारी बातें यूके बना रहा है वल्कन 2020 मोस्ट पावरफुल लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो नरगिस मोहम्मदी, अभी आपको मैंने टेबल पे पढ़ाया था कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, न्यूज में काफी रही, पहले भी लोग इनको जानते थे पर जब से नोबेल प्राइज मिला है इनको एक अलग रिकॉग्निशन मिला है। ईरान के अंदर एक ईरानियन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं ये, जिन्होंने की महिला उत्पीड़न के लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत काम किया। तो आपका ऑप्शन होगा
फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान। और ईरान की गवर्नमेंट ने इनको बारी बारी जेल में डाला। तकरीबन 13 बार इनको सेंटेंस किया जा चुका है। 31 साल की सजा सुनाई गई है। 154 करोड़ की भी सजा इनको मिली है। जब इनको ये अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज, हालांकि नोबेल प्राइज दिया सेम डे नहीं जाता, अनाउंस हो जाता है 10 दिसंबर को हर साल दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है 10 दिसंबर क्यों? क्योंकि इस दिन अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी होती है। ठीक है, तो इनको मिलेगा इस बार का पीस प्राइज। और अभी भी ये जेल में है, अभी भी प्रिजन में है। तो प्रिजन में रहते हुए इनको ये प्राइज मिला है। तो काफी हिम्मत वाला काम ये कर रही हैं। क्लियर? चलें आगे बढ़ते हैं। इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता, ये इनकी इमेज है, थोड़ा सा मैं इनको दिखा देता हूं आपको। ये हैं जोईता गुप्ता। ठीक है जी, इनको एक अवार्ड मिला है नीदरलैंड्स के अंदर जिसको हम कहते हैं स्पिनोजा प्राइज। ये नाम आपको याद रखना है, स्पिनोजा प्राइज, यहां पे लिखा है स्पिनोजा पुरस्कार। अब ये पूछ रहा है कि स्पिनोजा पुरस्कार क्या बताता है, क्या दर्शाता है, क्यों दिया जाता है। देखिए पहली चीज तो ये इनको मिला क्यों है, एक तो देखिए इंडियन ओरिजिन के है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, इसीलिए डाला है। तो ये जो डॉक्टर जोईता गुप्ता हैं, ये एक इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट। ठीक है, इन्होंने क्लाइमेट चेंज को लेकर के काफी अच्छा काम किया है, जिस वजह से नीदरलैंड्स की सरकार ने उनको यह प्राइज दिया है। इस प्राइज का नाम है स्पिनोजा प्राइज। अब स्पिनोजा प्राइज जो है डच, क्योंकि नीदरलैंड्स के लोगों को डच कहा जाता है, तो हाईएस्ट ऑनर ऑफ डच साइंस। ठीक है, हाईएस्ट ऑनर ऑफ डच साइंस, ये सबसे बड़ा ऑनर होता है डच साइंस के अंदर। नीदरलैंड्स, ठीक है, नीदरलैंड्स को हॉलैंड भी आप कह सकते हैं। नीदरलैंड्स की कैपिटल एम्स्टर्डम है और नीदरलैंड्स के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज डच है। क्लियर है? और यहां के अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो इनका नाम है मार्क, एक सेकेंड, इनका नाम है मार्क रूटे। ऐसे आई होप कि मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं, मार्क रूटे, ये यहाँ के पीएम है। तो ये सारी कहानी है स्पिनोजा प्राइज की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स डे बनाया गया, कब मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहा है इस बार सेलिब्रेशन कहां हुआ एयरफोर्स डे का। पहली चीज तो ये पूछ सकता है, देखिए क्वेश्चन को घुमाने के कितने तरीके हैं, तो आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। 2023 का एयरफोर्स डे कौन सा एयरफोर्स डे था? तो 91st एनिवर्सरी थी। तो एक सवाल तो यहां कवर हो गया। किस दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स बनी कब थी? 1932 में, 8 अक्टूबर को। ठीक है, उस वक्त इंडियन एयरफोर्स का नाम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स। फिर बाद में इसका जो प्रीफिक्स है रॉयल, इसको हटा दिया गया और इंडियन एयरफोर्स इसको कहा गया। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, कौन है? सबको नाम पता होना चाहिए इनका। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी। तो ये नाम आपको याद रखना है। उसके अलावा भी ये पूछ रहा है ये जो दिन है ये कहां मनाया गया? तो ये प्रयागराज के अंदर एक एयरफोर्स स्टेशन है जिसको हम कहते हैं बमरौली, बमरौली एयरफोर्स स्टेशन। यहाँ पे 2500 के करीब स्पेक्टेटर्स थे, काफी लोग आए थे इसको देखने। इसके अंदर खूब बढ़िया बढ़िया परेड हुई है और जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने अपने करतब दिखाए हैं। इसमें सुकोई 30 था। तो कौन कौन से जेट्स थे? सुकोई 30 था, इसके अलावा LCA तेजस था, ठीक है, और कौन सा था? रफाल था। तो इन सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ये उसकी इमेज है। क्लियर? अब इतनी सारी चीजें बता दी तो आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which sport contributed the most medals for India at the Asian Games 2023? एशियाई खेल 2023 में भारत के लिए किस खेल ने सर्वाधिक पदकों का योगदान दिया है? तो एशियन गेम्स में जैसा कि मैंने आपको बताया ये इसका 19th एडिशन था। इसके अंदर भारत की रैंक आई है 4th। भारत ने कुल मिला के 107 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 28 गोल्ड हैं। कितने? 38 तो हो गए इसमें सिल्वर और 41 हो गए इसमें ब्रॉन्ज मेडल। पर सवाल यह है कि कौन सा ऐसा स्पोर्ट है जिसमें सबसे ज्यादा मेडल आए इंडिया के? तो वो है नंबर 1 पे शूटिंग। क्या हो गया आपका आंसर? शूटिंग। और शूटिंग के अंदर अगर हम देखें तो 21 मेडल्स इंडिया जीता है, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल है।
तो बिल्कुल याद करने वाली बात है ये। 7 गोल्ड मेडल, शूटिंग में बेहतरीन प्रदर्शन रहा इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? तो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में किसको मिला इस बार? क्लॉडिया गोल्डन। क्लॉडिया गोल्डन, ये इनकी इमेज है, क्लॉडिया गोल्डन। और इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज इनको मिला है क्योंकि पिछले 200 साल का इन्होंने मेजर करके एक स्टडी बनाई कि वुमेन पार्टिसिपेशन कितना है लेबर मार्केट के अंदर, या ये जो जेंडर गैप है, ये पे गैप है वुमेन्स में और मेंस में क्यों है। इसके पीछे बड़ी डिटेल स्टडी इन्होंने करी है जिसका काफी फायदा होगा आगे इकोनॉमिक्स में, जिस वजह से ये प्राइज इनको दिया गया है। सवाल है कि इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज को क्या कहा जाता है। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी थी तो उसमें मैंने बताया था शुरू में इकोनॉमिक्स वाज नॉट अ पार्ट ऑफ नोबेल प्राइज, ठीक है। बाद में नोबेल प्राइजेस में इस फील्ड को इंट्रोड्यूस किया गया, किस नाम से? स्वेरेजेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज। 1969 से यह अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ये थी इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सी विजिल ऐप की अभी काफी चर्चा हुई, क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सी विजिल ऐप लॉन्च करी है। अभी बताता हूं ये क्या है, पहले ये समझिए। देखिए अभी 7 नवंबर से लेके 30 नवंबर के बीच में 5 राज्यों में इलेक्शन चल रहे हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं जहां जहां इलेक्शन हो रहा है? मिजोरम के अंदर इलेक्शन है, ठीक है। उसके अलावा आपका एमपी में इलेक्शन है, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन है, और कहाँ इलेक्शन, और कहाँ है? उसके अलावा राजस्थान में है, तेलंगाना में इलेक्शन है। ये 4-5 राज्य हैं जहां पे इलेक्शन हो रहा है। सबका रिजल्ट कब आएगा? 3 दिसंबर को ये रिजल्ट आना है। तो आपने देखा होगा इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे, इलेक्शंस के टाइम पे, कि घूसखोरी बहुत ज्यादा चलती है, बहुत ज्यादा करप्शन होता है। तो ये जो माल प्रैक्टिसेस होती हैं, इनको रोकने के लिए ये ऐप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी है। इसको कहा जाता है सी विजिल ऐप, ठीक है। इस टाइम इलेक्शन का माहौल है तो इस ऐप को निकाला गया। तो क्या है ये? टू रिपोर्ट इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस। अगर आपने कहीं पे देखा कि यहां पे गलत हो रहा है इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर, या फिर शराब बांटी जा रही है या पैसे बांटे जा रहे हैं, तो आप उसका वीडियो बना के आराम से इस ऐप के थ्रू रिपोर्ट कर सकते हैं और तुरंत एक्शन लिया जाएगा उन लोगों के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? चलिए थोड़ा पॉलिटी में जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल 324। आपको खुद को फील होगा कि हमारी एक ना ओवरऑल रिवीजन हो जाती है इस क्लासेस में, ठीक है। आर्टिकल 324 में आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश में प्रॉपर तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट इलेक्शंस देखती है, सेंटर के इलेक्शंस देखती है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के इलेक्शन देखती है। तो ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिस दिन हम नेशनल वोटर्स डे भी मनाते हैं, इसी दिन मनाते हैं ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। फिलहाल अभी देखिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये जो बॉडी है, इसमें 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। पहले इसमें सिर्फ एक हुआ करता था, 1989 के बाद 3 हो गए। और अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम आपसे पूछ सकता है, तो उनका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार। अगर फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर पूछ ले तो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो फर्स्ट थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, क्लियर है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है और इसका थीम क्या है? देखिए वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पहली बार इसे ऑब्जर्व किया गया था 1994 में, तब से लेके अब तक इसे मनाया जाता है। तो कई बार बहुत ज्यादा फैक्चुअल भी पूछता है एग्जामिनर, तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है ये दिन कब से मनाया जा रहा है, तो 1994 से, क्लियर है। और जो हमारी दुनिया में जो ये मेंटल हेल्थ को लेके जो प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये डेट आपको याद रखनी है, 10th ऑफ अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर के करंट अफेयर्स हैं तो ये दिन इंपॉर्टेंट है। अब पूछ रहा है इस बार का थीम क्या रहा, तो थीम इस बार का था मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। आपसे एग्जाम में थीम जरूर पूछ सकता है कि इस बार का मेंटल हेल्थ डे का थीम मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन।
What is the primary purpose of the autonomous body मेरा युवा भारत? स्वायत्त संस्था मेरा युवा भारत का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए, कैबिनेट ने अनाउंस किया था और ये हुआ भी 31 अक्टूबर को कि एक ऐसी ऑटोनॉमस बॉडी बनाई जाए जिसका नाम होगा मेरा युवा भारत। क्या नाम है? मेरा युवा भारत। नाम से पता लग रहा है युवाओं के लिए, यूथ के लिए इस पे काम होगा। तो क्या होगा इसका पर्पस? डेवलपमेंट ऑफ यूथ एंड यूथ लेड डेवलपमेंट। ठीक है, यूथ लेड डेवलपमेंट, यूथ से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है उस क्षेत्र में ये संस्था काम करेगी। और हमारे देश में 40 करोड़ की अभी जो जनसंख्या है वो यूथ है, जिसे आप कह सकते हो कि 15 से 29 वर्ष की आयु की। ठीक है, तो काफी पोटेंशियल वर्क फोर्स है हमारे पास और इनके लिए बिल्कुल एक संस्था होनी चाहिए। इसका इनॉग्रेशन, इसका लॉन्च हुआ 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को। सवाल आपके मन में आना चाहिए 31 अक्टूबर ही क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ दिन अगर चुना जाता है तो इसी वजह से चुना जाता है, उसके पीछे कोई मकसद होता है। तो आपसे पूछ ले 31 अक्टूबर को किसका बर्थडे होता है, तो वो होता है आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इस दिन को नेशनल यूनिटी डे भी कहा जाता है। नेशनल यूनिटी डे। एक ही क्वेश्चन से हम जितनी स्ट्रिंग्स पकड़ सकते हैं हम पकड़ते चलेंगे ताकि ओवरऑल रिवीजन होता चले। What is the theme for the International Day of the Girl Child in the year 2023? तो एक इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड बनाया जाता है कि जो महिलाएं, जो लड़कियां हैं हमारे समाज में जिस तरीके की परेशानियां, जिस तरीके की प्रॉब्लम से जूझती हैं, उससे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मनाया जाता है। ये दिन 2011 से सेलिब्रेट किया जाने लगा और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे घोषित किया था इस दिन से। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कब से? 2011। डेट इज 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर याद रखेंगे आप, 11 अक्टूबर। आई होप ये ग्रीन अगर आपको नहीं दिख रहा है तो व्हाइट से कर लेते हैं। अब पूछ रहा है इस बार का थीम क्या था, तो इस बार का थीम रहा इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, आवर लीडरशिप, आवर वेलबींग। ये इस बार का 2023 का थीम रहा, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑपरेशन अजय काफी फेमस रहा ये ऑपरेशन अजय, और ये था क्या उसी के बारे में पूछ रहा है कि क्यों ये लॉन्च किया गया इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। इससे रिलेटेड खूब सारी शॉर्ट्स आपको मेरे चैनल पे, इस चैनल पे जरूर मिलेंगी देखने के लिए, जिसमें इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को मैंने कवर किया, आपको मैंने आयरन डोम सिस्टम के बारे में बताया। काफी इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स हैं, तो शॉर्ट्स तो वैसी बढ़िया होती हैं, आप रेगुलर बेसिस पे इस चैनल को फॉलो करो, बेसिक आपकी जनरल नॉलेज और नए नए फैक्ट्स भी आपको पता लगते रहेंगे। इजराइल के ऊपर अटैक हुआ, रॉकेट से अटैक किया गया, हमास फाइटर्स ने अटैक किया, आयरन डोम सिस्टम उनका फेल हो गया, फिर इजराइल ने गाजा पट्टी के ऊपर हमला बोल दिया। ठीक है, तो वो सारी चीजें चल रही थी, उसके बीच में फंसेंगे, बाहर के लोग जो वहां पे रह रहे हैं वो भी फंसे, तो वैसे ही इंडियंस जो वहां पे फंसे हुए थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए ये ऑपरेशन अजय चलाया गया। ठीक है, सिंपल है, और इसका आंसर होगा, कहां गया ये, टू फैसिलिटेट द रिटर्न ऑफ इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम इजराइल। 12 अक्टूबर का दिन था जिस दिन की पहला चार्टर्ड फ्लाइट, पहला चार्टर्ड प्लेन भेजा गया था। 230 के करीब इसमें पैसेंजर बैठ के वापस आए थे, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची, उन्होंने अनाउंस किया था कि सक्सेसफुल फ्लाइट आ गई है 230 लोगों की। और ये इस साल का दूसरा रेस्क्यू ऑपरेशन मान लीजिए। पहला अगर आपको याद हो तो मिशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी एक हुआ था, ये भी पूछ सकता है, ऑपरेशन कावेरी सूडान वाला, याद है? सूडान के अंदर इंडियन सिटीजन्स फंसे थे, तो उनको भी निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया था। उसी तरीके से ये है ऑपरेशन अजय। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच फॉर्मेट विल क्रिकेट बी प्लेड इन 2028 ओलंपिक्स? 2028 ओलंपिक में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा? तो ये काफी न्यूज में था कि अब से क्रिकेट भी ओलंपिक्स में खेला जाएगा, और इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की एक मीटिंग हुई, 141st ये इसका सेशन था, काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। ये मीटिंग के अंदर ये अनाउंसमेंट हुआ, और ये मीटिंग हुई कहां पे? तो ये मीटिंग हुई मुंबई के अंदर, मुंबई। 15 से 17 अक्टूबर के बीच में ये मीटिंग हुई थी, और वहां पे कुछ खेलों को इसके अंदर
डाला गया, उसमें से एक है क्रिकेट। और 2028 में जो ओलंपिक्स होंगे, ध्यान रखना 2028 वाले कहां होने हैं, 2028 के लॉस एंजलिस के अंदर, लॉस एंजलिस के अंदर। और 2024 वाले कहां होंगे, तो वो पेरिस में होंगे। वेन्यूज आपको ध्यान रखने होते हैं। तो इस ओलंपिक्स के अंदर जो क्रिकेट खेला जाएगा वो क्या फॉर्मेट का होगा, तो वो T20 फॉर्मेट होगा। ध्यान रखना कहीं ODI लगाया हो आप एग्जाम में, ठीक है। तो T20 फॉर्मेट ये आपको याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि ये तो मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी की। इसके अलावा देखिए एक सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, साथ में 3-4 गेम्स और ऐड करी गई हैं, जैसे कि स्क्वॉश। स्क्वॉश आपने देखा होगा, वो टेनिस की तरह होता है, दीवार पे मारते हैं उसको, स्क्वॉश की एक गेम होती है, स्क्वॉश हो गया। इसके अलावा बेसबॉल, सॉफ्ट बॉल, ये भी एक अनोखी गेम है, बेसबॉल, सॉफ्ट बॉल। एक अगर मैं बात करूं तो फ्लैग फुटबॉल, फ्लैग फुटबॉल। अब एग्जामिनर चाहेगा तो आपसे ये भी पूछ सकता है क्रिकेट तो हुआ, इसके अलावा और कौन सी गेम ऐड हुई, तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है, फ्लैग फुटबॉल। और एक है लैक्रोस सिक्सेस, ये नाम एज इट इज याद रख लेना, लैक्रोस सिक्सेस। ये 4 गेम्स आपको याद रखनी है जो अब से ओलंपिक्स में खेली जाएंगी। अब बात आती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। ओलंपिक्स दुनिया के सबसे बड़े खेल होते हैं और इसे आयोजित करने के लिए जो संस्था है वो है इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी। ये 1894 में बनी थी पियरे डी कुबर्टिन के एफर्ट से। 1896 में पहले ओलंपिक गेम्स हुए थे एथेंस के अंदर। अब पूछ लेगा एस्टैब्लिशमेंट ईयर बता दिया, फिर क्या याद रखना है, हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर है इसका लॉजेन के अंदर। लॉजेन कहां है, स्विट्जरलैंड। लॉजेन इज इन स्विट्जरलैंड, ठीक है। उसके बाद में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से आपको याद रखना है कि इसके हेड कौन है अभी, तो इसके हेड हैं थॉमस बैच। थॉमस बैच। तो ये सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। साथ ही क्रिकेट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है जी। ये एक बड़ी खतरनाक सी एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और इंडिया हर साल इसमें पीछे ही पीछे आता जा रहा है। ये एक रिपोर्ट है जो कि एक NGO निकालती है। एक्चुअल में 2 ये कंपनीज हैं, एक तो आयरलैंड की है जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। अगर आपसे ये भी पूछ ले रिपोर्ट निकालता कौन है, दरअसल कि हंगर को ट्रैक करने के लिए वर्ल्ड वाइड ये रिपोर्ट निकाली जा रही है कि कौन से देश में माल न्यूट्रिशन ज्यादा है, अंडर न्यूट्रिशन कहां पे है, लोग बिना खाने के कहां पे सफर कर रहे हैं। तो एक तो हो गई कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये इंपॉर्टेंट है, ये आयरलैंड की है। और साथ ही जर्मन की है वेल्ट हंगर हेल्थ, दिस इज फ्रॉम जर्मनी, और ये है आयरलैंड से। ये 2 आपको संस्थाएं याद रखनी है जो ये इंडेक्स पब्लिश करती है, जो ये रिपोर्ट पब्लिश करती है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब क्या हुआ देखिए, 125 कंट्रीज का देखा गया। 125 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक बहुत खराब आई है, यानी कि 111। जो इस लिस्ट में ऊपर होगा वो कंट्री बेटर कंडीशन में होगी, जो नीचे आती जाएगी उसकी कंडीशन काफी खराब होगी हंगर इंडेक्स के मामले में। इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है 111 आई है, जो कि पिछले साल से भी 4 पायदान नीचे गिर गई है। 2022 की आप रिपोर्ट देखेंगे तो 107 थी इंडिया की रैंक, अब 111 आ गई है। हालांकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करती है कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते हैं। सीधा सीधा आप देखिए पाकिस्तान जो है वो भी इंडिया से इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बेटर है, यानी कि पाकिस्तान की रैंक आप देखेंगे 102 है। सूडान जैसी कंट्रीज, इथोपिया जैसी कंट्रीज, है ना, पपुआ न्यू गिनी जैसी कंट्रीज, तो ऐसी कंट्रीज भी इंडिया से इस रिपोर्ट के अनुसार ऊपर है। अब बात आती है कि टॉप 20 के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना, वो टॉप 20 में आता है, यानी कि हंगर इंडेक्स में काफी ऊपर है, जबकि वहां की जनसंख्या भी खूब ज्यादा है। तो ये 111 रैंक में आया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which year does India aspire to host the Olympic Games? मैंने आपको बताया अभी 141st सेशन हुआ इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का। कहां हुआ ये पूछा जा सकता है, मुंबई में हुआ। वहां पे नरेंद्र मोदी ने ये कहा, जो प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी जी, उन्होंने ये कहा कि 2036 में इंडिया इस चीज को प्लान कर रहा है कि हम
बिड करें और हम ओलंपिक्स एक बार इंडिया भी होस्ट करे। इंडिया इतना कैपेबल है कि ओलंपिक्स होस्ट कर सकता है। सवाल है कौन से ईयर के लिए इंडिया ने बिड करा है, तो वो है 2036। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the significance of celebrating World Students Day on October 15? 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाने का क्या महत्व है? अब वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया क्यों जाता है, आपको इमेज में दिख गया होगा कि ये बर्थ एनिवर्सरी याद करी जाती है इस दिन किसके, रिनाउंड साइंटिस्ट कौन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट, 11th प्रेसिडेंट। क्लियर। और ये वाला जो दिन है ये 2010 से डेजिग्नेट किया हुआ है। इस दिन वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाएगा क्योंकि एजुकेशन की फील्ड में उन्होंने बहुत कुछ किया। ये हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट थे। इनका टेन्योर 2002 से 2007 के बीच में चला। इनका जन्म हुआ 15 अक्टूबर को और ईयर था 1931। कहां पे हुआ, रामेश्वरम, रामेश्वरम आइलैंड इन तमिलनाडु, रामेश्वरम तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर ये बुक रिकमेंड करूंगा जो इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, विंग्स ऑफ फायर। तो इनकी बुक भी पूछी जाती है कई बार, विंग्स ऑफ फायर। इसके अलावा बहुत सारी अच्छी बुक्स इन्होंने ऑथर करी हैं। फॉर एग्जाम्पल एक है इनकी किताब इनडोमिटेबल स्पिरिट, एक है इनकी टर्निंग पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स ये भी पूछी जाती है। इग्नाइटेड माइंड्स कई एग्जाम्स में आपसे पूछा गया है, रेलवे, एसएससी, सीजीएल और सीपीएफ, सीडीएस, एनडीए, कई बार ये सवाल बना है कि इग्नाइटेड माइंड्स किसने लिखा है। तो इग्नाइटेड माइंड्स इज रिटन बाय द ग्रेट एपीजे अब्दुल कलाम, इग्नाइटेड माइंड्स। और क्या सवाल पूछ सकता है 15 अक्टूबर से, एक ये पूछ सकता है कि इस बार का थीम क्या था। तो थीम बड़ा, इस बार का बड़ा अच्छा थीम है, आपको याद हो जाएगा एक बार में। तो थीम का नाम था फेल। अब आप कहेंगे ये कैसा थीम है, फेल की फुल फॉर्म क्या बनाई, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो कितना बड़ा मैसेज है इस थीम के पीछे कि अगर आप कभी अपनी जिंदगी में फेल हो जाते हैं तो दिल छोटा मत कीजिए, यह आपका लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। ये सारी चीजें कवर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था नेशनल अवार्ड्स के इवेंट में ही, नेशनल फिल्म अवार्ड्स के इवेंट में दिया जाता है और नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस हो चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू ने ये अवार्ड्स दिए। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड देख लेते हैं, जैसे बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट फीचर फिल्म किसको मिला, रॉकेटरी को। रॉकेटरी अगर आपने मूवी देखी हो, द नंबी इफेक्ट, ठीक है, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, आर माधवन की मूवी थी, एक्ट भी खुद करते और डायरेक्टर भी आर माधवन ही थे। तो ये पूछा जा सकता है कि जिस मूवी को इस साल नेशनल अवार्ड मिला है बेस्ट फीचर फिल्म का, उस मूवी के डायरेक्टर कौन थे, तो वो थे आर माधवन। क्लियर। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है, अच्छा, और अगर मैं आपको बात करूं आलिया भट्ट, आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस मिला है, साथ ही कृति सनन, कृति सनोन, इनकी मूवीज थी, कृति सनोन की थी मिम्मी और आलिया भट्ट की फेमस मूवी गंगूबाई काठियावाड़, इनके लिए इनको मिला है। तो ये पेपर में सवाल बन जाता है। साथ ही मिम्मी के लिए सपोर्टिंग, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में मिला है पंकज त्रिपाठी को, फाइन एक्टर है पंकज त्रिपाठी, तो ये नाम आप नहीं भूलेंगे। दूसरा, पुष्पा झुकेगा नहीं, तो अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर मिला है। किसको मिला है, अल्लू अर्जुन, पुष्पा द राइस मूवी के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो आपको याद रखने हैं नेशनल फिल्म अवार्ड से रिलेटेड। चलें, ये तो फटाफट याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Where was the foundation stone laid for the टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल। अब ये क्या बात हो रही है, अभी समझते हैं कि भाई टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला कहां रखी गई है। ये दरअसल एक प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट की कुल लागत 4500 करोड़ के आसपास एस्टिमेट करी गई है। इसकी आधारशिला रखी गई है गुजरात के कांडला यानी कि दीनदयाल पोर्ट पे।
अब एक ग्लोबल मैरीटाइम समिट हुआ, ग्लोबल मैरीटाइम इवेंट हुआ, बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है ये मैरीटाइम इंडस्ट्री के लिए, और ये मुंबई के अंदर इवेंट हुआ 17 से 19 अक्टूबर के बीच में। तो ये वेन्यू भी पूछ सकता है। वहां पे मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया, और ये है कलकत्ता, गुजरात का जो आपका दीनदयाल पोर्ट है, दीनदयाल पोर्ट पे ये टूना टेकरा डीप ड्राफ्ट टर्मिनल। अब ये टर्मिनल किस लिए काम आएगा? दीनदयाल, आई होप सही लिख रहा हूं मैं, दीनदयाल पोर्ट पे, ठीक है। अब ये एक तरह का इंटरनेशनल ट्रेड हब होगा, गेटवे मान लीजिए आप, जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो बात हुई थी G20 में, जब वो बनेगा, अभी तो खैर वो चीज ठंडे बस्ते में चली गई है जब से इजराइल और पैलेस्टीन का युद्ध हुआ है, पर उसके लिए भी काम आएगा, और इतनी लागत करके इंडिया का ट्रेड काफी फ्लरिश करेगा इस टर्मिनल की वजह से। तो ये नाम याद रखना, टूना टेकरा कहां बन रहा है? गुजरात के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं न्यूजीलैंड के, ठीक है। तो न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? ये रहे आपके सामने। नेशनल पार्टी के लीडर हैं क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन वहां की कोई एयरलाइन है, आई थिंक एयर न्यूजीलैंड करके इनकी एयरलाइन थी, उसके फॉर्मर CEO थे क्रिस्टोफर लक्सन। ये नाम आपको याद रखना है, एज इट इज फैक्चुअल क्वेश्चन है। और हराया किसको? क्रिस हिपकिंस को। नेशनल पार्टी के लीडर है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। वेलिंगटन। तो इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा है नहीं, नाम जरूरी है, क्रिस्टोफर लक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है जो बहुत टाइम से चल रहा है। कभी अगर आप मेरठ वेरठ की साइड गए हो तो हमेशा कंस्ट्रक्शन लगी हुई थी वहां पे। RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, रैपिड एक्स ट्रेन। अब प्लान था कि दिल्ली को, और ये है कि 2032 तक दिल्ली को जो NCR एरियाज है, चाहे पानीपत हो, आपका फरीदाबाद हो, मेरठ हो, इन सब से एक बढ़िया कनेक्टिविटी बना देंगे, और उसमें मदद करेगी ये सेमी हाई स्पीड पहली इंडिजीनियस ट्रेन, जिसको हम कहते हैं रैपिड एक्स। अब ये जो मेरठ वाली लाइन है, इसकी जो पहली लेग है, मतलब आप समझिए कि ये लाइन है जो दिल्ली के सराय काले खान से मेरठ तक जानी है। 80 से 82 किलोमीटर की ये पूरी लाइन बनेगी रैपिड एक्स ट्रेन की। ये ट्रेन की स्पीड अगर मैं बात करूं तो इतनी ज्यादा है कि मेरठ तक आने जाने का तकरीबन आपका 1 से 2 घंटा बचाएगी, ठीक है। इसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ सकती है। तब भी एवरेज स्पीड 100-120 की इसकी रहेगी, कभी 160, कभी 150। तो ये बहुत लंबा एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसकी पहली लेग, जो एक रास्ता है वो खुल गया, और वो रास्ता कहां से कहां तक का है, उसकी इनॉग्रेशन हुई अभी 20 अक्टूबर को मोदी जी ने करी, साहिबाबाद से लेके दुहाई डिपो तक। ये लेग आपको याद रखनी है, दुहाई डिपो। अगर मैं बात करूं, ये इस पूरे 80 या 82 किलोमीटर के रास्ते में से 17 किलोमीटर की ये लेग है जो अब ओपन हो चुकी है, और इसके अंदर जो ट्रेन चलेगी रैपिड एक्स ट्रेन, वो पहली रैपिड एक्स ट्रेन का नाम इस क्वेश्चन में पूछा है, जो नाम है नमो भारत। प्राइम मिनिस्टर ने अपने नाम पर ही रख दिया ट्रेन का नाम, नमो भारत। क्लियर? तो इसे याद करना मुझे नहीं लगता मुश्किल होगा, और ये था पूरा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। 37th नेशनल गेम पूछ रहा है कि भाई 37th नेशनल गेम कहां पे होगा? एक सेकेंड। 37th नेशनल गेम कहां पे आयोजित किया जा रहा है? इंटर स्टेट बहुत बड़ा ये इवेंट होता है नेशनल गेम्स का, और गोवा के अंदर हो रहा है, और 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक ये चलेगा। गोवा की राजधानी है पणजी। गवर्नर कौन है गोवा के? तो वो है PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई। और अगर मैं बात करूं CM की, तो CM है प्रमोद सावंत। तो ये स्टैटिक का पोर्शन भी कवर हो गया इसके साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द प्राइमरी हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड? अब करंट अफेयर्स में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर क्यों पूछा हुआ है, फिर मैं बताऊंगा। अक्टूबर के मंथ में जाएंगे, अक्टूबर के करंट अफेयर है। 24 अक्टूबर, ये दिन नहीं भूलना, 24 अक्टूबर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस मतलब जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी स्थापना हुई थी, और उसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए बनाया जाता है UN डे। कुल मिला के उस टाइम पे 51 कंट्रीज ने चार्टर साइन किया था,
और इसकी स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। इसको कंफ्यूज मत करना, कई बच्चे न्यूयॉर्क लगाए आते हैं क्योंकि न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। सैन फ्रांसिस्को में ये पहली बार इनॉग्रेट हुआ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। अभी इसके अंदर 193 मेंबर्स हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको नॉलेज हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा बिल्कुल। 193rd कंट्री कौन सी थी यूएन में शामिल होने वाली, ठीक है। अब बात आती है यूनाइटेड नेशंस, मैंने बता दिया 193 कंट्री मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर पूछा है, आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, यूएसए के अंदर, ठीक है। और अभी इसके करंट हेड सबको पता है एंटोनियो गुतेरेस। एंटोनियो गुतेरेस जो सेक्रेटरी जनरल हैं इसके, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के। तो ये सारी चीजें थी यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड, आई होप समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बस थोड़ा सा लेक्चर और बचा है। आपने यहां तक देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लेक्चर अच्छा लगता है तो भाई इसको शेयर जरूर कर देना और बताना आपको किस तरीके के लेक्चर्स चाहिए। जो आप सब्जेक्ट बोलोगे उसके लेक्चर्स आपके लिए मैं लेके आऊंगा जीके से रिलेटेड, क्योंकि हमारा चैनल है जीके वेदा। तो जीके में आपको 1 नंबर मास्टर बना दिया जाएगा यहाँ पे कंफर्म। Who won the women's single title at the Abu Dhabi Masters 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट? देखिए 24 अक्टूबर, अभी 24 अक्टूबर की बात हो रही थी, तो अबू धाबी के अंदर ये बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है। और इस टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो ये हमारी उन्नति हुड्डा, काफी यंग प्लेयर हैं ये, और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की पहला टाइटल इनको 14 साल की उम्र में मिला। तो उन्नति हुड्डा आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो बैडमिंटन से। अबू धाबी मास्टर्स में इन्होंने वुमेन सिंगल का टाइटल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो रिसेंटली 8 इंडियन नेशनल्स वर सेंटेंस टू डेथ इन कतर, इन व्हाट कैपेसिटी दे वर वर्किंग इन कतर व्हेन दे वर डिटेन्ड। सवाल पूछ रहा है कि भैया कतर के अंदर 8 इंडियन ऑफिशियल्स को फांसी की सजा दे दी गई, ऐसा कैसे हो सकता है? और इंडियन सरकार इस चीज से हिली पड़ी है। इसके बारे में एक शॉर्ट भी मैंने बनाया था, आप उस शॉर्ट्स को, आप शॉर्ट जरूर इस चैनल के स्क्रॉल करना, आपको काफी चीजें पता लगेंगी। तो क्या हुआ कि कतर के अंदर एक कंपनी थी अल डहरा नाम की, अल डहरा, और कतर से काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं इंडिया के। पर अब कह सकते हैं कि इजराइल पैलेस्टीन वॉर चल रहा है, इंडिया का पक्ष किस तरफ है किस तरफ नहीं है, खैर वो आगे की बात है। पर इन ऑफिसर्स को ये चार्ज लगाया गया कि आप इजराइल के लिए स्पाइंग कर रहे हैं, ऐसी अजम्पशंस हैं कि ऐसा हो रहा है। 2022 अगस्त में इन ऑफिशियल्स को उन्होंने कस्टडी में ले लिया था। ये सब अल डहरा नाम की कंपनी में जॉब करते थे और ये फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स थे, यानी छोटे मोटे लोग नहीं थे, इंडिया के बड़े हाई रैंक्ड नेवल ऑफिसर थे, ठीक है, काफी अच्छी रैंक के ऑफिसर्स थे। इसमें से एक तो थे पूर्णेंदु तिवारी। अब इनका नाम मैंने क्यों लिया है, पूर्णेंदु तिवारी। ये जो अफसर हैं इंडियन नेवी के, जो फॉर्मर नेवी के अफसर थे, इनको इंडिया में प्रवासी भारतीय दिवस अवार्ड भी मिला हुआ है। मतलब प्रवासी भारतीय दिवस पे एक अवार्ड दिया जाता है जो एनआरआईज इंडिया के लिए अच्छे काम करते हैं। इंडिया कतर के बीच में इन्होंने रिलेशंस अच्छे रखे। तो आप सोच के देखिए इनको फिर फांसी की सजा कैसे, तो ये 8 जो लोग थे इनको फांसी की सजा सुनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the eligibility criteria for individuals to use the home voting facility offered by Election Commission of India? Election Commission of India से एक क्वेश्चन और पढ़ा था हमने, सी विजिल ऐप। अब इन्होंने एक और सुविधा निकाली है कि जो लोग बुजुर्ग हैं, काफी उम्र है, जिनकी उम्र 80 वर्ष से ज्यादा है और वो यहाँ पे नहीं आ सकते, वोटिंग बूथ पे नहीं जा सकते वोट डालने के लिए, तो उनका जुगाड़ किया जाएगा कि भैया घर पर ही वोट दिलवा दिया जाए। साथ ही वो लोग जिनको 40% डिसेबिलिटीज हैं उनको भी ये सुविधा प्रोवाइड करी जाएगी कि आप होम वोटिंग फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, Indian military is conducting the joint military exercise काजिंद 2023 with which country? भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 का आयोजन कर रही है? तो नाम से पता लग रहा है, काज यानी कजाकिस्तान और इंड यानी इंडिया। तो कजाकिस्तान का ये जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इस साल क्या हुआ है, इस एक्सरसाइज के अंदर ये मेरे ख्याल 11 नवंबर तक चलनी है एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज के अंदर इस बार इंडियन एयरफोर्स ने भी हिस्सा लिया जो पहले नहीं लेती थी। 2016 में एक्सरसाइज शुरू हुई थी, तब इसका नाम प्रबल दोस्तिक था। तो ये भी पूछा जा सकता है प्रबल दोस्तिक को अब क्या कहा जाता है, और ये एक्सरसाइज इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होती है।
ये वो एक्सरसाइज है। कजाकिस्तान की राजधानी बताइए, तो अस्ताना, अस्ताना। ठीक है, तो ये थे अक्टूबर मंथ के बेस्ट करंट अफेयर्स जो मैं आपके लिए लेकर के आया। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में से देखने को मिलेंगे। 1 मिनट के लिए और रुक जाइए। अब आने वाले टाइम में देखिए, आप इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां तक देखा है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। और आने वाले टाइम में रेगुलर आपको शॉर्ट्स भी मिलेंगे, आपको करंट अफेयर्स भी मिलेंगे, और जो स्टडी मटेरियल है कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, आपके एग्जाम के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वो आपको जरूर यहाँ पे असिस्टेंस मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में मैं अच्छी से अच्छी किताबों के आपके लिए लिंक्स डलवा दूंगा, तो आप वो जाके जरूर चेक करना और बुक्स को एक बार यूज करके देखिए। और मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।